Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग। क्लास 11th का आप लोग सब लोग क्लास 10th से क्लास 11th में आए होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास 11th का पहला चैप्टर का आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्लास 9th और 10th से आए हैं, तो 9th और 10th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है, 9th और 10th में आपको पता होगा कि आप केमिस्ट्री बोलते ही नहीं हैं, क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। 9th में कहा कौन सब्जेक्ट है भैया केमिस्ट्री का, 10th में कौन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, 10th में तो साइंस होता है, ठीक है। 10th में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, साइंस होता है। तो आप साइंस में सब पढ़ते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। लेकिन जब आप 11th में आते हैं तो केमिस्ट्री आपका एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। 100 नंबर का 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल वाले सेशन पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, बहुत शानदार। मैं आपको प्रैक्टिकल बिना लैब में ले गए यही समझा दूंगा कि आप लैब में जाएंगे, आप खुद सब कुछ खोज के खुद कर लेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कई बच्चों का 9th और 10th का बेसिक केमिस्ट्री ही नहीं क्लियर होता है। किताबों में भी बहुत सी चीज़ें गलत लिखी रहती हैं, बच्चे वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या, इसीलिए क्लास 11th के सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है, थोड़ा यहाँ पर चमक रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना। अब बात है सर वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वही है जो तुम 9th और 10th में पढ़े हो, थोड़ा सा बड़े लेवल पे पढ़ लोगे। जो 9th और 10th में पढ़े हो पूरे सिलेबस की समरी है चैप्टर नंबर 1। जो भी आप 9th और 10th में केमिस्ट्री में पढ़े हैं वो पूरे सिलेबस की समरी है चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 पे मैं आप लोग को लगभग 10 वीडियोस दूंगा, ठीक है, और बहुत आराम से इसको पढ़िएगा। एक चीज आपको और बता देना चाहूँ, जो बच्चे क्लास 11th के हैं, होता क्या है, मोस्टली ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऑल ओवर इंडिया में जो है 100% बच्चे हैं क्लास 11th में, तो 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 मई से पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी 95% लॉकडाउन, इस बार तो लॉकडाउन है ना, इस बार ना कोरोना वोरोना आ गया है। अगर कोरोना नहीं आया होता तो बाकी 95% बच्चे, कोई घूम रहा होता नैनीताल, कोई घूम रहा होता जम्मू, कोई घूम रहा होता राजस्थान। अरे भाई बच्चे 10th का बोर्ड एग्जाम देते हैं, एकदम उनकी आज़ादी होती है, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उसके बाद तो 2-3 महीना सर्रा घूमते ही रहते हैं। फिर वो एक्टिव कब होते हैं, जब उनका स्कूल खुलता है गर्मियों की छुट्टी के बाद, जून के बाद, जुलाई में। बाकी 5% बच्चे मुझे भी ऐसे मिलते हैं, 10% बच्चे मुझे भी ऐसे मिलते हैं जो अब कुछ बच्चे तो 20 अप्रैल से ही एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो 15 अप्रैल से ही एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको 1 मई से ही अपना सिलेबस पढ़ने का मौका मिल रहा है। भले कोरोना की वजह से ही आप घर में बैठे हो और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन शुरुआत तो किए, वरना आप शुरुआत करते 1 जून को भी नहीं बच्चा, स्कूल आपका खुलता 25 जून के बाद। आप शुरुआत करते 1 जुलाई से, आपका नया बैग खरीदा जाता है, स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तब आप निकलते चलिए अब पढ़ा जाए 11th का सिलेबस। तो आप आगे चल रहे हैं। मतलब इस लॉकडाउन ने देश को, पूरी दुनिया को रोक तो दिया है, लेकिन आप बेसिकली क्लास 11th के बच्चे जो 10th से 11th में आए हैं, ये 2 महीना पहले चल रहे हैं। अगर आप 1 मई से पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो निश्चिंत रहिएगा, आराम से पढ़ना है। केमिस्ट्री के सिलेबस में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर्स ओनली। और आपके पास मंथ अगर गिने जाएं आज से लेके फरवरी तक, तो 11 महीने, 11 नहीं लगभग 10 महीने आपके पास हैं। 10 महीने में 14 चैप्टर पढ़ना, मतलब 1 महीने में आप 1.4 चैप्टर तैयार करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा बहुत बढ़िया से। तो धीरे धीरे पढ़ना है, हर चीज को समझना है, छोड़ना नहीं है। आज छोड़ दोगे 12th में रोने लगोगे। आज 11th को जो रेस्ट ईयर मान लिया, जो आराम से पढ़ा, वही 12th में रोता है। तो एकदम मजा लगा के पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी अगले कुछ वीडियोस तक जो आपको लगेगा कि शायद आप पढ़े हैं, शायद का कन्फर्म है आप पढ़े हैं, तो भी कोई बात नहीं, उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला टॉपिक आता है मैटर। अभी पूछा जाए मैटर की डेफिनेशन तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी बता देते हैं। क्या होता है मैटर, बताइए। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। भैया ये मार्कर है, इसको कहीं रखोगे जगह लेगा ना, इसका अपना मास है ना, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ तो है। मार्कर हुआ, हम हुए, मेरा मोबाइल हुआ, तुम हुए, खाना खा रहे हो, थरिया हुआ, दाल भात, जो कुछ भी हुआ, ये सब मैटर है यार। सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन मैटर है,
सांस छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड मैटर है, ब्लड का हीमोग्लोबिन मैटर है, हमारा ये रोमा निकला हुआ सब मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन पता नहीं आप कैसे पढ़े, मैं आपको बता रहा हूं। दो तरह का क्लासिफिकेशन मैटर का होता है। एक होता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब ये नहीं अपने शरीर से जाके भिड़ गए, यहाँ फिजिकल का मतलब है स्टेट से, अवस्था से। फिजिकल का यहाँ मतलब किससे? फिजिकल स्टेट से है, अवस्था से है, ठीक है। और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मोस्टली रिलेटेड विथ केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। अच्छा आप पढ़े होंगे कि फिजिकल मैटर बता दिया हूं। अब देखिए फिजिकल स्टेट कितने होते हैं, अगर आपसे पूछे मैटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, 9th और 10th में आप लोग पढ़े होंगे 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैं 9th के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं कि 3 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो 5 यहां लिखा है, आप अपनी किताब खोल के देखना, आपको 90% किताब में 3 लिखा हुआ मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने आपको बताया है कि मैटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं? 5। देखिए 2 और लिखा है, एक लिखा है सुपर कूल्ड स्टेट, इसी को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर सुपर हीटेड स्टेट। अब दिमाग में इसको सबसे पहले क्यों लिखे हैं? इसका वॉल्यूम सबसे कम है, इससे थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो वॉल्यूम के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। अच्छा कोई तुमसे अब भाई 11th में आकर अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड की डेफिनेशन बताओ, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही दुखद बात है, और अगर आप न बता पाए तो ये आपके लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, तो बच्चे बोलते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, अधिकतर बच्चे, सारे बच्चे नहीं, अधिकतर बच्चे बोलते हैं, गलतफहमी होती है, 9th में नहीं सही पढ़े, इसी वजह से गड़बड़ा जाता है मामला। वो बोलते हैं सॉलिड की डेफिनेशन, सॉलिड्स हैव सर डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, दैट इज सॉलिड। अबे ये उसकी प्रॉपर्टी है। सॉलिड की डेफिनेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर किसी मटेरियल के अंदर 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है और स्पेस बहुत कम है, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी सॉलिड। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर फोर्स ज्यादा, स्पेस कम, यहां पर फोर्स ज्यादा, फोर्स थोड़ा सा कम, स्पेस ज्यादा, यहां पर फोर्स रहता ही नहीं है, स्पेस बहुत ज्यादा रहता है। इन दोनों के बारे में भी अलग से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका पहला वर्ड क्या आया? मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में आपका 2 चीजें आ गई, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस में आपका आ गया एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया। एलिमेंट कितने डिस्कवर हुए बोलो? 118 ना भैया, आपको बता दें 5 ठो और आर्टिफिशियल एलिमेंट डिस्कवर हो गया है, अभी 1 महीना हुआ, 5 और आर्टिफिशियल एलिमेंट बना लिया गया, 123 हो गए अभी। हालांकि उन 5 पर रिसर्च चल रहा है, अभी उनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं, अभी क्या यार पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं बचा है। मतलब अगर वो 5 पूरी तरह से वेरीफाई हो गए ना, तो नया पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। तो भगवान से मनाइए नहीं है वेरीफाई होने, तो दिक्कत और बढ़ेगी आप लोगों के लिए। या पहले याद की 118, अब 123 के अलग पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, साइंस है, डे बाय डे रिसर्च होगा। हो सकता है हम लोग जब बुढ़े हो जाए तो 100 क्या 218 एलिमेंट हो जाए, खोजा जाए भाई। साइंस ऐसे ही तो बढ़ेगा, तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां और डेवलप हो सकेंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम 118 बोल रहे हैं, 118 एलिमेंट है, पड़े होंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यूरेनियम है। सबको सोना चांदी चाहिए, लोग कहते हैं सोना चांदी मिल जाता कितना मजा आता है। सोना का एटॉमिक नंबर पूछ लूंगा, नहीं बता पाएंगे। 79 होता है गोल्ड, पूछ लूंगा। चांदी का एटॉमिक नंबर नहीं बता पाएंगे। 47 होता है सिल्वर, पूछ लूंगा। प्लेटिनम, आजकल देखिए प्लेटिनम की ज्वेलरी बन रही है, बड़ा महंगा एलिमेंट है, पूछ लिया जाएगा प्लेटिनम का बताइए एटॉमिक नंबर, तो नहीं बता पाएंगे। 78 गोल्ड के जस्ट एक ऊपर होता है, 78, 79। यूरेनियम आपको पता होगा, दुनिया भर के देश न्यूक्लियर बम बना रहे हैं यूरेनियम की मदद से, पूछ लिया जाए एटॉमिक नंबर नहीं बता पाएंगे। 92। यही सब बेसिक होता है, नहीं क्लियर होता है, फिर आगे 11th और 12th में जाके बच्चे रोते हैं। अरे जो चाहिए तुमको कम से कम उसका तो एटॉमिक नंबर याद कर लो। एक तो साइंस के स्टूडेंट है, ऊपर से सोना चांदी और यूरेनियम चाहिए, तो कम से कम इसका तो एटॉमिक नंबर याद कर लो। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या है। अच्छा कल कर समझा नहीं रहे अलग अलग। अरे भैया अभी अलग से एक हेडिंग डालेंगे फिजिकल स्टेट, फिर बताएंगे नहीं 5 क्या है, अलग से हेडिंग डालेंगे मिक्सचर। 2 वीडियो में खाली मिक्सचर खत्म करेंगे भाई, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इस पे पूरा फार्मूला है, नाम सुना होगा, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। बड़ा बड़ा अजीब व गरीब है, फॉर्मेलिटी भी है, तो शायद कई लोग पहली बार नाम सुन लेंगे, सब बताऊंगा, ठीक है। ये एक अलग चलेगा 2 वीडियो में, ये एक अलग चलेगा 1 वीडियो में। तो ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस चैप्टर में आप लोग को बताया मैंने 9th और 10th की तमाम चीजें पढ़नी है।
तो आज मैं केवल आपका एक ही चीज क्लियर करूंगा, यही फिजिकल स्टेट। फिर कल के वीडियो में लेके आऊंगा प्योर सब्सटेंस, फिर अगले वीडियो में लेके आऊंगा मिक्सचर, और इतना समझने के तुरंत बाद समझ लो 25% तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म। ठीक है, इसी को डिटेल से पढ़ना है जो 10th में हल्का फुल्का पढ़े हो, तो इसको पका दे। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है बताऊंगा। कंपाउंड आपका दो तरह का होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, कम से कम कार्बन हाइड्रोजन हो उसके अंदर, ऑर्गेनिक ना हो तो इनऑर्गेनिक। एक्सेप्शन भी है एक दो ठो, वो भी बताऊंगा। एलिमेंट्स 118 होते हैं, जानी गए। दो तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन किया, फिजिकल और केमिकल। 9th में पढ़े होगे मैटर का, मैटर कितने तरह के होते हैं बोलते थे बच्चे, गप पते 3 तरह के, सॉलिड लिक्विड गैस, खत्म। हाय देखिए कितने तरह होते हैं, खाली यही 3 जानते हैं बच्चे। तो ये होता है मैटर, इसको नोट करिए। फिर मैं आता हूं इस टॉपिक पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं। देखिए मैंने लिखा मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन जब किया जाए, कौन सा बोलिए, फिजिकल। मैटर का फिजिकल, वो पहला वाला टेबल आप नोट कर लिए हैं। 5 तरह के होते हैं, सुपर कूल्ड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड को ही प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, और सुपर कूल्ड को ही बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत कम है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सॉलिड, सॉरी क्या बोलोगे, सॉलिड। अगर इसी के साथ आगे बढ़ते रहोगे। अच्छा एक और ध्यान दो, एक वर्ड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली ताकत को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने लिख दिया कार्बन, बताओ ये क्या है, कार्बन का एक एटम लिख दिया। ऑक्सीजन बताओ ये क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम लिख दिया। CO2 बताओ ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। मतलब कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2, combination of 2 or more than 2 atoms leads to the formation of molecule। 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन होते हैं तो बच्चों क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मैंने लिख दिया O2, कोई पूछे मॉलिक्यूल है, हाँ है। N2 मॉलिक्यूल है, हाँ है। CO2 मॉलिक्यूल है, हाँ है। H2O मॉलिक्यूल है, हाँ है। ये सब मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप समझ रहे हैं। अब देखो आप लोग एक पढ़े होंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फोर्स क्या होता है, कम होता है, और फोर्स कम होगा तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई, आइस के टुकड़े को तुम गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, वेपर, गैस बन जाएगा। मतलब टेम्परेचर देने पर फोर्सवा कम होता है, अलग होते हैं बेचारे, सेपरेट होते हैं मॉलिक्यूल, दूर जाते हैं, और स्पेस क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा कई लोग पूछ रहे होंगे सर मैटर के बीच में स्पेस होता है क्या। अरे भाई पानी में चीनी घोलते हो, चीनिया गायब हो जाता है ना, कहाँ जाता है, जादू है क्या ये, अरे स्पेसवा में चला जाता है, तो स्पेस होता है, ये प्रूफ हो गया। एक एग्जांपल ये दे दिया कि पानी में चीनी घोले, चीनी गायब नहीं हुआ बल्कि स्पेस में चला गया। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये सब बहुत पढ़े यार, थोड़ा तेज चलता हूं। अब जैसे सॉलिड है, ठीक है, ये तो मान लो एक एग्जांपल लिख चल रहा हूं आइस का। किसका एग्जांपल लिख चल रहा हूं, आइस का। मान लो लिख दिया गया H2O, आइस का फार्मूला H2O होता है, दूसरा H2O, तीसरा H2O। कई लोग कहीं काहे सटा के लिख रहे हैं, अरे भाई आइस सॉलिड है, और सॉलिड है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो सटा के लिखना ही पड़ेगा। अब इसको हम हीट दे दिए, हीट का सिंबल होता है डेल्टा, पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। हीट दे दिए, हीट दे दिए, लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, बन नहीं जाता है पानी, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाएंगे, H2O थोड़ा गैप हो जाएगा, देखिए दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, थोड़ा गैप हो गया। ये आइस था, ये वाटर हो गया। आइस से क्या बना दिया गया, वाटर बन गया। हमने इसको थोड़ा और गर्म कर दिया, इसको और हीट दे दिया, नहीं मान रहे हैं। जब पनिया को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस बन के उड़ता नहीं है, भाप बन के उड़ता नहीं है, तो भाप बन जाएगा, और उस भाप का फार्मूला भी क्या होगा, H2O। और बताओ स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक H2O यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, उड़ते उड़ते यहाँ, चौथा उड़ के घरे के बहरे, स्पेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, वेपर। पानी के केस में वेपर बोलते हैं, आप गैस भी बोल सकते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, वेपर। आइस को हीट दिए वाटर, वाटर को हीट दिए वेपर, चैन नहीं पड़ रहा है। वाटर वेपर को पकड़ लिए, कलेक्ट कर लिए किसी बर्तन में, कल हाथ से बिन बिन के, हाथ से नहीं पकड़ेंगे भाई। कुकर में पानी रख के गर्म किए, सिटिया के ऊपर पाइप लगा दिए, पाइप दूसरे बर्तन में लेके जोड़ दिए, तो गैस उड़ के उसी बर्तन में इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, है? गैस सिलेंडर में गैस भरा होता है ना, आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, गैस भरते होंगे ना किसी मशीन से, हाँ। तो इस वाटर वेपर को और गर्म कर दिए, इसको और गर्म कर दिए, चैन ही नहीं पड़ रहा है। ये बताइए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। आप 11th में आप जानते हैं, यही मैं 9th वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं, सेम यही चीज किया। उनको ये नहीं बताता हूं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, बेचारे स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे। तो स्ट्रक्चर ये होता है H2O का, ये H2O का स्ट्रक्चर होता है। जब आप वाटर वेपर को भी और हीट कर देंगे तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चा, सिंगल बॉन्ड है भाई।
ये सिंगल बॉन्डवा टूट जाएगा, और जब बॉन्डवा टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम यहाँ पर क्या दे रहे हो? हीट। कोई तुमसे पूछे ये हीट क्या कर रहा है, बोलना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीक कर रहा है। कोई बोले ये हीट क्या कर रहा है, बोलना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को और वीक कर रहा है, खत्म कर रहा है। कोई बोले ये हीट क्या कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो खत्म हो गया था। तो ये हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को खत्म नहीं कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है। पहले जो आप हीट देंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीक करेगा, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो बॉन्ड पर असर डालेगा, और वो एक्स्ट्रा हीट जब बॉन्ड पर असर डालेगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल। देखिए आयन बन गया हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी स्टेटवा को बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट या प्लाज्मा स्टेट। हव वाला प्लाज्मा की बात नहीं हो रहा है जो आजकल देखिए कोरोना की बीमारी में लोग डोनेट कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आई है, ये वो वाला प्लाज्मा नहीं है। तो सुपर हीटेड स्टेट या प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं जब मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट जाते हैं? आयन में। कोई पूछे सुपर हीटेड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, बोल देना बक बुड़बक। कहां मॉलिक्यूल होते हैं? आयन होते हैं। देखिए कहां मॉलिक्यूल होते हैं? आयन। उल्टा सोचिए, उल्टा। ये तो जब हम किसी को ठंडा करते हैं तो चीजें सिकुड़ती हैं, कम क्लोज टू ईच अदर इन इंग्लिश है। मॉलिक्यूल पास आते हैं, मॉलिक्यूल पास आएंगे, स्पेस कम होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ठंडी में लोग चिपक चिपक के सोते हैं, गर्मी में दूर दूर भागते हैं। जब इसको ठंडा करोगे दोनों आयन पॉजिटिव निगेटिव कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वेपर, वाटर वेपर। हमने और ठंडा कर दिया। ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ये वाटर वेपर कम क्लोज टू ईच अदर बनाएंगे, वाटर लिक्विड बना लेंगे। हमने और ठंडा किया। याद करो जब हम पानी को फ्रीजर में डाल के ठंडा करते हैं तो आइस बन जाता है, बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। ये मॉलिक्यूल और पास आएंगे, एकदम चिपक जाएंगे और बर्फ बन जाएंगे। हमने और ठंडा कर दिया, और पास आ जाएंगे, और ठंडा कर दिया, और पास आ जाएंगे, करते जा रहे। पानी कितने, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है। हम 0 से भी नीचे जा रहे हैं, -10, -20, -30। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे लगातार वॉल्यूम कम होगा, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, एकदम एक दूसरे के अंदर घुसते चले जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ऐसा माना गया कि एक टेम्परेचर आएगा जब वॉल्यूम कम होते 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 0 हो जाएगा। कोई चीज कम होकर क्या होती है? 0 ही तो होती है। 100 रुपया लोग का पैसा खत्म हो रहा है, 1 लाख था खत्म हो रहा है, खत्म हो क्या माइनस थोड़ी चला जाएगा यार? 0 ही तो होगा, खत्म हो गया, 0 हो गया। तो ये चीज जो है और पास आएगी, और पास आएगी, और एक समय आएगा कि 0 हो जाएगी। क्या? वॉल्यूम 0। अच्छा ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका कोई रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है। हमारे साइंस वर्ल्ड ने अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं खोजा जिसको ठंडा करने पर, करते जाने पर उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। हमने एक अनुमान लगाया कि अगर हम ऐसे ही ठंडा करते चले गए तो एक समय बाद वो 0 हो जाएगा। वो मतलब कौन? वॉल्यूम। तो इसको और ठंडा किए, क्या किए? कूल्ड एट -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया 0। इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये रियलिस्टिक नहीं। घरे पे ठंडा ना करे लगी हो तुम्हारे फ्रीजर का औकात बहुत उड़ के हुई, -2 डिग्री सेल्सियस हुई, उससे कम तुम्हारा फ्रीजर नहीं ठंडा कर पाएगी। नहीं फ्रीजर में लगे ठूसे पड़े हैं सर, 2 साल से रखे, अब तो खत्म हो गया होगा। फ्रीजर की कैपेसिटी है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली -100 तक गए हैं, -100 तक प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोग गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा पाए। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप चले गए, कितने पे? अच्छा लिखा ही नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप चले गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए टेम्परेचर की एक और नई यूनिट बनाई गई, और इसी -273 डिग्री सेल्सियस को बोला गया 0 केल्विन। क्या बोला गया बच्चों? 0 केल्विन। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? 0। कोई पूछे वॉल्यूम कब 0 होता है, बोल देना एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 होता है, दैट इज नोन एज 0 केल्विन। और कोई पूछे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। और किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉईल होता है, 100 में 273 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन पे भी पानी बॉईल होता है। अच्छा कई बच्चे हैं टैलेंटेड बैठे होंगे सामने, करेंगे 273 तो नहीं होता है, लग रहा सर को नहीं पता है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 अगर आपको जोड़ना है, लेकिन 0.15 को लोग निकाल देते हैं, कैलकुलेशन करते हुए दिक्कत होगी ना भाई न्यूमेरिकल वगैरह में, तो 273 लोग बोलते हैं। 0.15 केल्विन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एग्जैक्ट भी मैंने आपको बता दिया।
तो ये एग्जैक्ट लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे कि आता नहीं है। माइनस जो है 273.15 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पांचों स्टेट बता दिया। सुपर कूल्ड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 0, वॉल्यूम 0। सुपर हीटेड में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 0, सब के सब आयन है। इन तीनों में मॉलिक्यूल होंगे। तो मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस का डेफिनेशन दिया। अब कोई मुझसे ये एक्सपेक्ट करे कि मैं सॉलिड का बताऊं कि डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, कंटेनर को भरता नहीं है, डेंसिटी हाई होती है, ये सब नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये सब 9, 10 तो यही सब पढ़े हो यार, तो जो नहीं पढ़े वो बता रहा हूं। ठीक है, तो ये मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन बोर्ड पे बनाया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे फिजिकल स्टेट का क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का। तो 5 तरह के मिले। आप कोई पूछेगा तो 5 बताना। आप खूब बढ़िया से इसको तैयार करना। ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, चैप्टर ओपन किया हूं। ठीक है, अभी आगे बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल आने वाले हैं चैप्टर 1 में। 9th और 10th की आपकी नॉलेज कोई पूरा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में है, लेकिन मैंने सोचा पहले दिन ही मोल कॉन्सेप्ट उठा लूं। लेकिन वही बात है, 9th 10th का बेसिक नहीं आपका तैयार होगा तो मुझे यहाँ खड़े होकर, मोबाइल के सामने खड़े होकर, कैमरे के सामने खड़े होकर मैं ये अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा कि आप में से किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के तहत चल रहा हूं कि मेरा ये पूरा प्लानिंग है कि मैं हर एक वो छोटी चीज बता दूं आपको, जिससे जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पर आऊं तो ये मान के चलूं कि सबको समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो इस छोटे छोटे वीडियो को डेली देखते रहिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।